हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 के डिस्कशन पर आ गए हैं। चैप्टर नंबर 1 था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नंबर 2 था कैपेसिटर, और अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट पर। इलेक्ट्रिक करंट का एक और नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। वर्ड डायनामिक्स हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में रादर 3 टर्म पढ़ते हैं एक साथ। अगर याद हो तो स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। I hope all of you can recall back from class 11 basics. Static word का मतलब होता है study of body at rest. जैसे सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पर है तो वो अपने आसपास क्या क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, किसका इन्फ्लुएंस फील करता है, ये सब बातें। काइनेमैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट नोइंग द कॉज। कोई पार्टिकल कोई स्पीड से कोई स्पीड पे चला गया, क्यों गया ये नहीं जानना है, पर एक स्पीड से एक स्पीड आ गया ये जानो, ठीक है। एक टाइम में वो एक मोशन कवर कर लिया ये जानो, पर क्यों हुआ, क्यों पर बात नहीं करना है, वाई पर बात नहीं करना होता है काइनेमैटिक्स में, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं डायनेमिक्स का, जो हम लोग का डिस्कशन रहेगा अभी, वो होता है स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो कोई पार्टिकल कहीं से कहीं पहुंचा तो क्यों पहुंचा। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, तो स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन ऑफ हीट। तो हीट कहीं से कहीं क्यों फ्लो किया, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए, है ना। ऐसा जब हुआ तो क्या क्या हुआ अपने सराउंडिंग में। तो सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इट मींस स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। नाउ थिंक इट लाइक दिस कि एक वायर है, एक कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। एक वायर में करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्यों फ्लो कर रहा है, इस बारे में जानना है। जब वो फ्लो कर रहा है तो आसपास वो क्या क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, किसका इन्फ्लुएंस फील कर रहा है, क्या क्या वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या क्या पैरामीटर्स बन रहे हैं, सबका डिटेलिंग करना हम लोग का सेक्शन नंबर 1 रहेगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, ठीक है। दूसरा बात, तो चैप्टर को हम लोग 3 भाग में तोड़ के पढ़ने वाले। पहला पार्ट होगा कंडक्टिंग वायर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या वेरिएबल्स रिलेट होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, सबका बात करेंगे डिटेल में एकदम बढ़िया से। बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव होंगे, सबका डेरिवेशन बढ़िया से नोट करना, स्कूल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लिखते हुए रहेंगे, स्टेटमेंट लिखवाएंगे आज तो हम आराम से। अगला 1-2 वीडियो तो ऐसे ही एकदम पूरा थियोरेटिकल रहेगा। जो छोटे छोटे बात निकलेंगे ना वो सारे नीट और जेई के लिए कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट होंगे, पर सारे रिजल्ट जो डिराइव होंगे वो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेगमेंट बात करेंगे सर्किट्स का। सर्किट्स में बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, केवीएल, थोड़े बहुत सर्किटरी प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। बहुत सारा बात तो कर चुके हैं कैपेसिटर में, थोड़ा बहुत और बात कर लेंगे यहाँ पर। सेक्शन नंबर 3 होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वानोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ये सारी बातें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी। नेक्स्ट चैप्टर्स रहेंगे ईएमआई, एसी, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मोनोफेज पार्ट 1, पार्ट 2। इस तरह से पूरा चैप्टर चलने वाला है, ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है सब लोग आराम से सारी बातों को नोट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का क्लास। सारे रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत रहे बात करते रहेंगे, बीच में कुछ और बोलना हो कि भाई सर स्पीड ज़्यादा या स्लो, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग का चैप्टर का सबसे पहला टर्म और इम्पॉर्टेंट टर्म, चैप्टर का नाम ही इसी पर है। हम लोग इसके बारे में क्लास 9-10 से बात करते आ रहे हैं। हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम लोग सब लोग ना करंट के बारे में बहुत ज़्यादा फील लेके रखे हैं ना पहले से भी, कि करंट नहीं होता तो क्या नहीं होता, ये लाइट नहीं जलता, ये फैन नहीं चलता, फोन चार्ज नहीं होते, एसी वर्क नहीं करता, फ्रिज वर्क नहीं करता, तो बहुत सारे चीज़ जानते हैं हम लोग पहले से। तो सीधा हम लोग एप्लीकेशन पर आ रहे हैं कि भाई करंट फ्लो क्यों करता है, ठीक है ना, उस टॉपिक पर आ रहे हैं हम लोग। वायर के टॉपिक पर हैं अभी, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में लोग रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारा बात करेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो फ्लो ऑफ चार्ज ना किसी भी मीडियम में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सॉलिड में होगा, लिक्विड में भी पॉसिबल है, गैस में भी पॉसिबल है। तो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं तीनों का। सॉलिड तो सबको पता है भाई, बोलोगे भाई सर मेटेलिक कंडक्टर, सब बच्चे शायद बोल भी दिए होंगे मन में, सर तो पता ही है मेटेलिक कंडक्टर कौन सा नया बात है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, कॉपर है ना, एल्यूमिनियम, आयरन है ना, सारे। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है करंट के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर। जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए नहीं होते हैं, बॉन्डेड नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो कंडक्शन में काम में आते हैं। सेकंड
लिक्विड में पॉसिबल है, लिक्विड में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स। यहां पे कौन होते हैं? फ्री आयंस, जैसे कैटायंस, एनायंस एंड सो ऑन। सिमिलरली थर्ड है गैसेस में कैथोड रेस का एग्जांपल दिमाग में आता है। यहां पे कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस, वापस यहां पे भी आयंस। तो इस तरह से ये तीनों में हम लोग का करंट फ्लो पॉसिबल, बिकॉज तीनों में चार्ज मूव करता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जहां होगा वहां पे करंट होगा, जहां पे भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ? एग्जांपल एक वायर, ये है वायर, अगर चार्ज इस तरह फ्लो करेगा तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब चार्ज एक क्रॉस सेक्शन को, समझ रहा है, जब वायर को काटेंगे, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन, इसको क्रॉस करता है, इससे हम लोग कहते हैं कि भाई करंट फ्लो कर रहा है। अगर वो अपनी जगह में ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है तो करंट कहीं जा नहीं रहा है, चार्ज कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है ना। एनीवेज, इस बारे में और डिस्कशन में आगे करते रहेंगे, बट फिलहाल नोइंग ऑल दिस, हम लोग के लिए फिजिक्स में सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर पर ही बात करना है। अच्छा, एक और बात, ये बस अपना समझ के लिए, हम लोग पहले ही बात किए हुए, किसी भी सॉलिड को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितना आसानी से फ्लो कर सकता है, इसके बेस पर सॉलिड्स को 4 भाग में पूरे दुनिया में बांटा गया है। एक बात तो क्लियर है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों मीडियम में करंट फ्लो कर सकता है। सॉलिड खुद में 4 भाग में तोड़ा गया है। पहला कंडक्टर, जिस पर हम लोग बात करेंगे अभी। दूसरा सेमीकंडक्टर, जहां पर करंट उतना हाई फ्लो नहीं करता, थोड़ा लो फ्लो करता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम एग्जांपल भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है सेमीकंडक्टर, पता है सबको, है ना। कोई जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं हम लोग कंडक्टर पे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सेमीकंडक्टर पे बात करते हैं, ठीक है। जितने सारे गैजेट्स होते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक्स, सब जगह सेमीकंडक्टर लगता है। तीसरा इंसुलेटर, सबको पता ही है, बहुत कम कनेक्टिविटी होता है, बहुत कम करंट फ्लो कर सकता है वहां से। चौथा इस सुपर कंडक्टर, मॉडर्न साइंस का देन है, कहा जाता है लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो मटेरियल जीरो ऑफर करे। फिर सुनना, लो टेम्परेचर पर जो मटेरियल जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करे उसे अपने कहते हैं सुपर कंडक्टर, ठीक है। अपने अभी सुपर कंडक्टर का बात नहीं कर रहे हैं, अपने अभी इंसुलेटर का बात नहीं कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं सिर्फ कंडक्टर्स का। सेमी कंडक्टर का बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट की तरफ मॉडर्न फिजिक्स में, जो लास्ट सेक्शन आएगा तब बात करेंगे। फिलहाल एक मेटेलिक कंडक्टर का एक सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिलेबस में आ भी गया सीबीएसई, उसके भी वापस बीच में हटा दिया गया था। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, समझ रहा है? इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं भाई, देख लो। अगर देखा जाए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है इस तरह। जैसे यहाँ पे हम लोग सराउंडिंग में एक हल्का सा हीट देंगे, हल्का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ना आराम से निकल जाते हैं। कंडक्टर से सारे इलेक्ट्रॉन्स आराम से बॉन्ड से निकल जाते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आते हैं? इस जगह पे। इस जगह का नाम क्या है? वॉइड स्पेस। इस जगह का नाम क्या है? वॉइड स्पेस। इसे हम लोग कहते हैं वॉइड्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल गया इस तरह, यहाँ पे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जब ये लोग रैंडमली मूव कर रहे हैं और ये वॉइड बहुत छोटा छोटा है तो ये लोग टकरा रहे होते हैं आपस में बार बार। जब कभी इलेक्ट्रॉन आपस में या फिर एटम से इनसे टकरा रहा होता है, इसमें क्या होता है, लगातार टकराने से ऑब्वियसली कुछ हीटिंग होगा। आइडियली हम लोग इस हीटिंग को इग्नोर कर देते हैं, पर समझने वाला बात है जब ये टकराहट हो रहा होता है, यहां पर इस टकराने के इंटरवल को हम लोग नापना चाहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन टकराया पहली बार, फिर अगली बार टकराया, इस इंटरवल को हम लोग नापना चाहते हैं। इस इंटरवल को हम लोग नाम भी देते हैं, स्पेशल नेम है इसका, रिलैक्सेशन टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो इंटरवल होता है उसे हम नाम देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। भाई देखो, जस्ट एक कनेक्टिंग वायर लिया गया है, कोई बैटरी उटरी कुछ लगाया नहीं गया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बस हल्का सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक एक बात ध्यान से समझना, हाँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात कर रहे हैं सारा, एकदम आराम से समझो। इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पे जिगजैग मोशन कर रहा है, वॉइड में इस तरह टकरा टकरा के घूम रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वॉइड स्पेस छोटा सा है तो टकराहट तो हो गई। कॉपी में लिखते रहो, चलो एक काम करो, लिख लो, इससे अच्छा लिख लो, इंपॉर्टेंट है, एक रिजल्ट डिराइव करने वाले, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लिखो, वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टेक्स एनर्जी। वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दे टेक एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, टेक्स एनर्जी फ्रॉम
surrounding and becomes free electron and resides in the void space. But since the void space is small, क्योंकि void space बहुत छोटा है, since the void space is small और closely packed, ये बहुत छोटा है, closely packed है, because of which they will keep on colliding, इन लोग टकराते रहेंगे ना, because of which they will keep on colliding, जगह छोटा है, लोग ज्यादा हैं और टेम्परेचर हाई है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, मूव कर रहा है ना, टकराते रहेंगे, because of which they will keep colliding with atom or among themselves. एटम मतलब ये सारे जो लैटिस पर है, ये लैटिसाइड्स है ना, और आपस में टकराएंगे विथ एटम और अमंग देमसेल्व्स. मेरा स्पीड अगर ज़्यादा लगे तो थोड़ा रिवाइंड करके थोड़ा देखते रहना, और जिनको कम लगे भाई स्पीड अप करना तो आता ही है सबको, ठीक है ना, बढ़िया बात है. तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं. मेरा एक और बात है, बहुत लोग बोले थे सर PDF शेयर कर दो. भाई मैं नोट्स का PDF देना प्रेफर नहीं करता हूँ. आई फील लाइक जब हम लोग खुद से लिखते हैं ना तो चीज़ें आराम से याद होती हैं. खुद से नोट्स बनाओ, अपने हैंड राइटिंग में लिखो, आराम से टाइम लेके एक बार करो पर बढ़िया से करो, ठीक है ना. तो जो भी हो इस तरह खुद से ही लिखना बेटर रहेगा. अपने हैंड राइटिंग में लिखो, ज़्यादा अच्छा इंपैक्टफुल रहता है. मेरे हैंड राइटिंग का नोट्स लोगे तो कोई क्या फ़ायदा, अपने हैंड राइटिंग रहेगा तो फिर लिखने से भी एक बार याद होता है, चीज़ें भी दिमाग में बैठती हैं, ठीक है. तो जो भी हो, हम लोग सब लोग को एक आइडिया होना चाहिए कि भाई हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना 5-6 बार रिवाइज हो जाना चाहिए हमेशा बिफोर एग्जाम्स. 2-3 बार तो अभी हो जाए कि जैसे आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं अगले क्लास के पहले, अगले वीडियोज़ के पहले, बस उसको 1-2 बार देख लो, ठीक है. जब एक बार देखो तो टाइम लगेगा, दूसरे बार में कम टाइम लगेगा, तीसरे बार में बहुत कम टाइम लगेगा. बस आंखें से घुमाना है, नज़रें घुमानी है, बस चीज़ें याद हो जाएंगी. और टेस्ट के पहले जब रिवाइज करोगे तो वो 4था, और जब फुल टेस्ट होगा तब 5वां. इस तरह से 5 लेयर में चीज़ों को रिवाइज करना है. इस तरह करते रहो, काफ़ी फायदा रहेगा, ठीक है. रिवीजन तो भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. जो बच्चा रिवाइज नहीं करता वो कुछ नहीं कर सकता है. तो रिवाइज ज़रूर करते रहो, जो पढ़ो रिवाइज करते रहो लगातार, ठीक है. आते हैं वापस टॉपिक पर, बात करते रहेंगे. रिलैक्सेशन टाइम. तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया भाई, टाउ 1, इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं. यहाँ पे लिखना भूल गया, हम आगे लिखवा रहे हैं, इसको टाउ बोलते हैं. तो वो जो इंटरवल है ना उसे हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है. तो कॉपी में हेडिंग दो रिलैक्सेशन टाइम और ऐसे ब्रैकेट में लिख दो टाउ. लिखो इट इज, सारे टर्म्स लिखते रहो. जेई वालों के लिए बस सुनते रहो भाई, काम की बातें हैं, ठीक है, फटाफट देखते रहो. इट इज द टाइम इंटरवल between two successive collision of an electron with atom or among themselves, ठीक है. collision of electron with atom or among themselves. तो एक बात समझो, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने का जो इंटरवल है, या दूसरे इलेक्ट्रॉन का तीसरे टकराने का जो इंटरवल है, या तीसरे का चौथे से टकराने का जो इंटरवल है, सब इंटरवल क्या सेम होगा? नहीं ना, सब इंटरवल तो अलग अलग हो ही सकता है. क्योंकि सब अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम का बात ना करके एवरेज या फिर मीन रिलैक्सेशन टाइम का बात करेंगे. तो आगे लिखो. सो वी विल डिस्कस अबाउट average relaxation time. So we will discuss about average relaxation time or mean relaxation time. So we will discuss about average relaxation time or mean relaxation time as it is different for different electron, as it is different for different electron. Also, it is constant for a given material at a given temperature. Also, it is constant for a given material at a given temperature or constant temperature. ठीक है. तो ये है टाउ 1, टाउ 2, पहले वाले का रिलैक्सेशन टाइम, दूसरे इलेक्ट्रॉन का, तीसरे का, चौथे का. फॉर अ गिवन फ्रेम n इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम बाई n इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. एक बार होता है ना, सैम्पलिंग कर ली एक तरह से, तो ये एवरेज हो गया. ये जो टाउ है ना, ये बेटा डिपेंड करता है 2 बातों पर, टेम्परेचर पर और मटेरियल पर. मटेरियल तो समझ आ गया होगा ना, मटेरियल पर डिपेंड क्यों करता है भाई, अलग अलग मटेरियल में क्या होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गिनती अलग अलग होती है. तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, टकराहट जो होगा वो
ज़्यादा होगा टाइम छोटा हो जाएगा, टाउ छोटा हो जाएगा। और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, सोचने वाला बात है, एनर्जी ज़्यादा होगा। एनर्जी अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, कोलिजन जल्दी होगा, कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगा, बहुत फ्रिक्वेंटली होगा, इसका मतलब टाउ घट जाएगा। ठीक है, तो बात क्या हुआ, जैसे एक मेटल कंडक्टर रखे, रूम टेम्परेचर थोड़ा टेम्परेचर मिला, इलेक्ट्रॉन निकला, जिगजैग मोशन कर रहा है, इस इंटरवल को हम लोग टाउ से नाम देते हैं, टाउ टेम्परेचर और मेटल पर डिपेंड करता है। अब हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं। लेट्स स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, लेट्स स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे दे दो तो क्या होगा, क्या होगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन इस तरह आवारा की तरह यहाँ वहाँ मठल्लाबाजी कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनको क्या होगा, एक ओरिएंटेशन मिल जाएगा, भाई इधर उधर मत घूमो, एक तरफ चलो। बिकॉज एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक फोर्स डेवलप करेगा। ठीक है, हम लोग लिखते चलेंगे, हाँ समझते चल के, समझते लिखेंगे भी। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस तरफ फोर्स, तो फोर्स होगा कितना पहले, बाय द वे F इक्वल्स टू Q इंटू ई फॉर्मूला है ना इलेक्ट्रिक फोर्स, तो E क्या, माइनस E इंटू ई, और ये हो गया F। व्हाट इज एक्सेलरेशन, माइनस E इंटू ई बाई M। कॉपी में लिखो भाई, आगे कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो। इफ वी डेवलप अ फोर्स to let the electron, if we develop a force to let the electron flow in a particular direction, किस तरफ फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, इस तरफ करेगा। to let the electron flow in a particular direction because of collision, भले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग गया, क्या सारा इलेक्ट्रॉन इधर बहने लग जाएगा तड़तड़ा के पूरा, क्या सारे इलेक्ट्रॉन एकदम हो जाएंगे भाई चलो अब चल पड़े यहाँ पे, नहीं भाई, सब में ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी था। तो ऑलरेडी एक वेलोसिटी एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी मान लो इस तरफ है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये इस तरह का एक ज़िगज़ैग मोशन करते हुए ये आगे सरकेगा, इसे हम लोग ड्रिफ्टिंग कहते हैं। लिखते रहो, कॉपी में लिखो। बिकॉज ऑफ कोलिजन द फ्लो इज नॉट स्टेडी, फ्लो स्टेडी नहीं है, फ्लो इज नॉट स्टेडी, टकराते हुए आगे बढ़ेगा, फ्लो इज नॉट स्टेडी, but the electrons will keep on sliding, electron will keep on sliding in a direction, or in the direction of applied force, but the electron will keep on sliding in the direction of applied force। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रॉन इस तरफ सरकते रहेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्टिंग, और जिस स्पीड से वो क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, इसे हम लोग नाम देते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लो भाई, हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होएगा इस वीडियो के लिए, ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जिस रेट से वो सरकता हुआ क्रॉस सेक्शन क्रॉस करके जा रहे हैं, कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल स्पीड जो होता है वो 10⁻6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का होता है, 10⁵, 10⁻6, ठीक है रेंज। पर जिस रेट से वो सरक रहा होता है, इट इज कंपेरेबली वेरी स्मॉल, इट इज ऑलमोस्ट 10⁻⁴। ड्रिफ्ट स्पीड इज ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एक्चुअल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल स्पीड बहुत ज़्यादा है, पर जिससे ड्रिफ्टिंग हो रहा है वो बहुत छोटा सा होता है, टकराते हुए जा रहा है ना, बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है ये क्या है, जिस एवरेज वेलोसिटी एक तरह का, जिस रेट से वो सरक रहा है इस तरफ। तो कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दोगे ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लिख लो, फिर डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, लिखो ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है सब स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज द एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, इट इज द एवरेज स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ, it is the average speed or velocity of drifting of all free electrons. It is the average speed or velocity of drifting of all free electrons in the direction of force applied. In the direction of force applied. ठीक है? तो एक काम करें, ऊपर का ये सब साफ करते हैं और इस तरफ को डेरिवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या डेरिवाइव करना है भाई, मैंने बड़े प्यार से अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबको समझ रहा है, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। एक वायर, एक करंट का वायर को इमेजिन करो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सरकते हुए जा रहा है, उसका पर वेलोसिटी किस पर निर्भर करता है,
इसके लिए हम लोग को रिजल्ट चाहिए जो हम लोग के पास अभी तक नहीं है, ठीक है ना। और एक बार स्पीड समझ में आ जाए तो हम लोग करंट के बारे में बात आराम से कर पाएंगे, बिकॉज चार्ज का जब मोशन होगा तभी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का बात करेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग का स्टेपिंग स्टोन है करंट के बारे में बात करने का, मतलब करंट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना चाह रहे हैं और एक एक चीज को समझते हुए जा रहे हैं। समझ आ रहा है ना। एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन निकला, जिगजैग पाथ हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा, मूव कर रहा है और टकराते हुए मूव कर रहा है, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेट्स से हम लोग एक बार में कोई भी एक रीजन पर जा रहे हैं, हम लोग n फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक बार में ऑब्जर्व करें। से n फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देने के जस्ट पहले जो वेलोसिटी उसको हम लोग u1 नाम देते हैं पहले इलेक्ट्रॉन का, दूसरे इलेक्ट्रॉन का u2 नाम देते हैं, तीसरे इलेक्ट्रॉन का u3 नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने के पहले, और nth इलेक्ट्रॉन का un नाम देते हैं। अच्छा, what is the acceleration all of them will go through? Same acceleration, कितना a, ये भी a, ये भी a, सब में a होगा acceleration। और स्विच ऑन कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे, तब तो ये acceleration हो रहा है। और कितने देर बाद इन लोग का पहला कोलिजन होगा, जैसे पहले पार्टिकल का कोलिजन होगा मान लो टाइम 1 बाद, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑन किए, अगला कोलिजन होने के पहले तक, जस्ट पहले तक में जो स्पीड आया उसे नाम दे दिए v1। तो व्हाट इज v1 इक्वल्स टू u प्लस at। भाई जब तक कोलिजन नहीं होता तब तो सिंपल v इक्वल्स टू u प्लस at लगा सकते हैं ना। भाई कोलिजन हुआ तो अब तो जाके कोई एक्सटर्नल दूसरा फोर्स भी पार्टिसिपेट कर लिया, पर जब तक कोलिजन नहीं हुआ तब तक तो v इक्वल्स टू u प्लस at लगा सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी इतना देर तक, तो दैट्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1। सिमिलरली पार्टिकल 2, सिमिलरली पार्टिकल 3, पार्टिकल n। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। u क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट स्विच ऑन करने के पहले वाला वेलोसिटी, ऑन कर दिए, फोर्स लगा, एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, तो कोलिजन जस्ट होने के पहले बस टकरा ही जाएगा, तब तक में क्या स्पीड आया उसे कह दिए v फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1, है ना। स्पीड था, जस्ट कोलिजन होने के पहले तक में क्या स्पीड आ गया v2, राइट। सम ऑफ ऑल ऑफ देम is v1 plus v2 plus vn equals to u1 plus u2 plus u3 plus a times tau 1 plus tau 2 plus। समझ आ रहा ना सबको। सारे इक्वेशंस को ऐड कर दिए, ये सारा बात क्लियर से हटा देते हैं। ये लैटिस स्ट्रक्चर था किसका, एक कनेक्टिंग वायर का, है ना। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय n, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस un प्लस a टाइम्स tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau n, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय n, बिकॉज एवरेज पर ही बात करना सही रहेगा, सही है। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn बाय n, दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। एवरेज, सारे पार्टिकल का एवरेज जो होगा, है ना, जो ये एवरेज होगा। भाई एक बात समझो, 1 हो सकता है इधर हो, 2 हो सकता है इधर हो, 3 हो, तो सबका नेट मिला के कितना वो होगा वेलोसिटी, वही नेट वेलोसिटी होगा, वो जो नेट होगा उसी को हम लोग एवरेज कहते हैं, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट कहेंगे। तो ये एवरेज को हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड का बात करें तो ड्रिफ्ट स्पीड, और डायरेक्शन का बात करें तो एवरेज वेलोसिटी। इस साइड बात करते हैं। बेटा जब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा था तो इन एन एवरेज क्या चार्जेस किसी भी तरफ मूव कर रहा था, नहीं। एग्जाम्पल, अगर स्विच ऑफ है तो क्या फैन चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। तो अगर स्विच ऑफ है इसका मतलब करंट जीरो है, और करंट जीरो मतलब चार्ज का नेट मोशन नहीं हो रहा है, चार्ज किसी भी तरफ नहीं जा रहा है। तो चार्ज का अगर नेट मोशन जीरो था तभी तो करंट जीरो था, मतलब ये जो एवरेज है ये जीरो रहेगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये बचा tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau n बाई n इज व्हाट, टाउ एवरेज। इसको लिख सकते हैं माइनस e इंटू ई बाई एम इंटू टाउ इज वी डी। ये फॉर्मूला बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ था तो ड्रिफ्ट स्पीड इस तरफ, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ होगा, जिसमें एक्सप्रेशन को ना थोड़ा सा अरेंज करके रख दो, अच्छा रहेगा। माइनस ई टाइम्स टाउ बाई एम इंटू ई। अब इससे अच्छा ये लगता है ना
कि ये सारे कांस्टेंट पैरामीटर्स है, अगर गिवन मटेरियल टेम्परेचर फिक्स है तो ये सब कांस्टेंट हो गए। तुमको पता ना टाउ डिपेंड करता है किस पर, मटेरियल प्लस टेम्परेचर पर। ई किस पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल पर। इस तरीके से इन तीन चीज पर वीडी डिपेंड करता है। तो व्हाट इज वीडी इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम इंटू ई, है ना। वेरेज जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा उसके उल्टे में वीडी का डायरेक्शन होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि वीडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वीडी का फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटू टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? हम लोग यहां पर थोड़ा सा बढ़िया से रिजल्ट लिख लें। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है वीडी इक्वल्स टू ई इंटू ई सॉरी ई इंटू टाउ बाई एम इंटू ई, दैट्स द ड्रिफ्ट स्पीड। इसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। और ये माइनस साइन बताता है डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टे में वेलोसिटी का मोशन होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ ये समझने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझना, वो है कि हम लोग को वीडी और करंट को रिलेट करना है। समझ रहा है? पार्टिकल के ड्रिफ्टिंग के वजह से करंट पर कैसा असर जाता है, इसको समझना है। हालांकि वीडी किस पर डिपेंड करता है, इन तीनों पर डिपेंड करता है, नोट कर लेना। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हम लोग आगे बात भी करेंगे मोबिलिटी का। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं म्यू। आगे बात करेंगे। मोबिलिटी इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट्स कॉल्ड मोबिलिटी। तो कॉपी में अगला हेडिंग देंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। कॉपी में हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, स्टार्ट भी इलेक्ट्रिक करंट से किए थे और वापस इलेक्ट्रिक करंट पर आ रहे हैं, एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं वीडी के संग। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा सा एक मोटा सा करंट कैरिंग एक क्रॉस सेक्शनल वायर है। ठीक है, एकदम कॉमन सेंस से बताओ बाय द वे, आई का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वहीं पर अगर ये इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, टेंड्स टू 0 हो जाए, तो इसे हम लोग डी क्यू बाई डी टी लिख देते हैं और ये इंस्टेंटेनियस करंट कहलाता है। जो भी हो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट अवे, ये तो बात कर लेंगे। काम ये है कि आई का एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल क्यू बाई डेल टी लिख सकते हैं। कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर मार्क कर लें से C1, और हम लोग को पता है कि चार्जेस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मूव कर रहा है। लेट्स से इस क्रॉस सेक्शन को n डेल्टा n इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया डेल टी टाइम में, और तुमको पता है हर एक इलेक्ट्रॉन में ई चार्ज होता है, तो I इज इक्वल्स टू ई टाइम्स डेल एन बाई डेल टी। ये एक फॉर्मूला हो सकता है। व्हाट इज डेल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस्ड अ गिवन क्रॉस सेक्शन इन टाइम डेल टी। इतने इलेक्ट्रॉन पार किए इतने टाइम में, तो ई टाइम्स डेल एन बाई डेल टी इज व्हाट, I। और यहाँ पे से वैल्यू का बात करना, कोई माइनस इसका बात नहीं करना। एक काम करते हैं, आगे एक और क्रॉस सेक्शन देते हैं C2। ठीक है, तो ये एक जानकारी के लिए लेके रखो, इसको नोट कर लेना। हाँ, याद रखना करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होता है उसका, एम्पियर होता है ना। इसमें कोई ये वेक्टर नहीं है। हम बताने वाला आगे कि करंट तो स्केलर होता है, बट एक और टर्म पढ़ेंगे, बस पढ़ने वाले हैं, करंट डेंसिटी I/A वो वेक्टर होता है। ठीक है, करंट स्केलर है। ये C1 है क्रॉस सेक्शन, ये C2 है, दोनों में कोई दूरी है डेल्टा x का। मान लो जब इलेक्ट्रॉन इधर था, इन इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में कोई टाइम लगा डेल टी। जो भी हो, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक वायर है ये, इसका एरिया है A। हम लोग को I को VD से रिलेट करना है, ID इन टर्म्स ऑफ VD डिराइव करना है, ये काम है भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे बस स्टॉप कर रहे हैं, बट सब लोग फटाफट अभी क्या करोगे, ट्राई करोगे I को VD से रिलेट करने का। VD का एक्सप्रेशन रेडी ऑलरेडी, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एक और टर्म सुन लो, स्मॉल n। स्मॉल n क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस टर्म को यूज कर सकते हो, पर मेरे को I का रिलेशन चाहिए VD से, और A N VD इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इन सब के टर्म्स में ही आना चाहिए, जो सब टर्म अभी ऑलरेडी बोर्ड पर है, कोई नए टर्म नहीं होने चाहिए। तो वी वांट रिलेशन बिटवीन I एंड VD यूजिंग ऑल दीज पैरामीटर्स।